हेलो बच्चों, मैं ममता सिंह, प्रधान अध्यापक बेसिक विद्यालय परहेटा मोहनलालगंज लखनऊ। आज का विषय कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक आओ समझें विज्ञान से। बच्चों, आपने अपने घरों में दादी नानी को दाल चावल में से कंकड़ और कुछ पत्थर बीनते देखा होगा। ये दाल चावल में से कंकड़ और पत्थर को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को पृथक्करण कहते हैं। आज हम पृथक्करण के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले हम पृथक्करण को जानें, हमें मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण के प्रकार और मिश्रण के गुण जानने भी जरूरी है। जब गर्मियों में हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसको शरबत पिलाते हैं, जिससे उसको गर्मी से राहत मिलती है। क्या बच्चों, आपने कभी ये सोचा है कि शरबत कैसे बनता है? हाँ, सामान्यतः शरबत पानी में बर्फ़, चीनी और नींबू का रस डालते हैं और उसके बाद उसको हिलाते हैं चम्मच से। फिर जो घोल तैयार होता है उसे शरबत कहते हैं। इस घोल को हम मिश्रण कह सकते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयवी पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। इस मिश्रण में उनके अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के पदार्थों से बने होते हैं, जैसे नमक, लोहा, सोना और चीनी। चीनी के सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं और नमक के सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं, परंतु चीनी और नमक के कण आपस में भिन्न होते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें अवयवी पदार्थों को देखा नहीं जा सकता। वे समान तरीके से वितरित रहते हैं, जैसे चीनी के शरबत। चीनी के शरबत में चीनी दिखाई नहीं देती। विषमांगी मिश्रण, इसमें अवयवी पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं। इसमें वे सामान्य एक ही तरह से मिश्रित नहीं होते, जैसे बालू और लोहे की छीलन। इसके पश्चात बच्चों, मिश्रण के क्या गुण हैं, ये हमें जानना चाहिए। मिश्रण में जो पदार्थ मिले होते हैं वे किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। दूसरा, मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को उसमें से अलग किया जा सकता है और ये अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण की विधियाँ अवयवों के आकार, रंग, भार और चुंबक के प्रति आकर्षणता के ऊपर निर्भर करती है। इन विधियों में सबसे पहले है ठोस को ठोस से अलग करना, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करना। इसमें आता है फटकना और ओसाना। आपने घरों में देखा होगा, गेहूं और चावल को सूप के द्वारा फटक करके साफ़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम गेहूं को फटकते हैं तो उसमें से जो हल्की अशुद्धियां होती हैं वो बाहर गिर जाती हैं और गेहूं सूप में रह जाता है। इस प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। इसके पश्चात ओसाना। खेत और खलिहानों में किसान हवा की उपस्थिति में ऊपर ऊंचाई पर खड़ा होकर भूसा सहित अनाज को ऊपर से गिराता है, जिससे जो भारी अनाज होता है वो उसके पास गिरता है और जो भूसा होता है वो दूर जाकर एकत्रित हो जाता है। इसके पश्चात अब आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको काट लिया जाता है और काट के खेतों में डाल दिया जाता है ताकि वे सूख जाएं। जब वे पौधे सब सूख जाते हैं तो उनके गट्ठर बना लेते हैं। उसके पश्चात किसी पत्थर पे या लकड़ी के लट्ठे पर ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं। ये ज़ोर ज़ोर से पटकने के कारण अनाज के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। अनाज के दानों का पौधे से अलग होना ये
थ्रेसिंग की क्रिया कहलाता है। आजकल ये थ्रेसिंग मशीनों के द्वारा भी होती है। चालना, इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की चलनी आती है। जैसे हम घरों में जब रोटी पकाते हैं तो उससे पहले हम आटे को चालते हैं, जिससे हमारा चोकर अलग हो जाता है और आटा अलग हो जाता है। इसी प्रकार जब किसी का घर बनता है तो मोरंग चाली जाती है। इसके लिए भी विभिन्न प्रकार की जालियों का इस्तेमाल किया जाता है। बीनना, आपने देखा होगा खाना बनाने से पहले दाल चावल बीने जाते हैं। वो क्योंकि हल्की अशुद्धियाँ होती हैं और कम होती हैं, इसलिए हाथ से बीन करके उनको पृथक किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन, जब हम ऊनी कपड़ों को, रजाई गद्दों को एक बक्से में बंद करके रखते हैं तो साथ में हम नेफ्थलीन की गोलियां रख देते हैं। और ये नेफ्थलीन की गोलियां बच्चों पता है, अगर हम कुछ महीने बाद देखते हैं तो हमें कुछ तो छोटी छोटी दिखाई देती हैं और कुछ तो गायब भी हो जाती हैं। तो जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये गोलियां सामान्य ताप पर वाष्पीकृत हो जाती हैं। तो जब ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाता है और वाष्प ठंडी होकर फिर पुनः ठोस में बदल जाती है तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। इसके पश्चात आता है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पदार्थों से पृथक करना। इसमें तलछटीकरण एवं निथारना। हम बीकर में बालू लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको हिला देते हैं, तो ये बालू और पानी का एक मिश्रण तैयार हो जाता है। ये देखिए बालू मिलाया, अब इसको हम चला देते हैं ताकि ये बालू हमारी पूरी अच्छी तरह से मिल जाए। अब ये मिल गई। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इसको जब हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो बच्चों हमें दिखाई पड़ता है कि जो बालू है हमारी वो नीचे बैठ गई है और पानी पानी ऊपर हो गया है। तो जो बालू का नीचे बैठना होता है, इस क्रिया को तलछटीकरण कहते हैं। कुछ देर रखने के बाद देखिए ये बालू नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो बालू बैठ गई है, इसका ये बैठना तलछटीकरण कहलाता है। और इसमें से जब पानी को हम दूसरी तरह निकालेंगे, धीरे धीरे हम इसको निकालेंगे। ये देखिए ये निथारने की क्रिया चल रही है ना बच्चों। देखिए पानी पहले तेजी से नीचे गया, अब धीरे 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 जा रहा है और इस प्रकार ये पूरा पानी जो है, अब ये देखिए इसमें बालू बच गई और इसमें पानी आ गया। तो ये हो गई तलछटीकरण की क्रिया और ये हो गया निथारना। छानना, बच्चों जब हम कभी जूस पीने बाहर जाते होगे तो देखते होगे कि जूस वाला जूस जब बनाता है मशीन से तो उसके बाद वो छानता है छन्नी से। तो जब छानता है तो छन्नी में गूदी रह जाती है और नीचे नीचे ग्लास में रस मिल जाता है। इस छानने को वैसे तो छन्नी के प्रयोग से छान लिया जाता है, लेकिन कभी कभी जब बहुत सूक्ष्म कणों को छानना होता है तो उसके लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। इसे छन्ना कागज भी कहते हैं। अब केंद्रण, दही से मक्खन सबने देखा होगा निकलते हुए। इसमें क्या करते हैं, एक बड़े बर्तन में दही लेते हैं और उसमें मथानी डालते हैं और फिर मथानी को तीव्र गति से चलाते हैं, घुमाते हैं। फिर क्या होता है कि जो मक्खन के हल्के कण होते हैं वो आकर के मथानी के आसपास एकत्रित हो जाते हैं। जब वो एकत्रित हो जाते हैं तो हम उसे हाथ से या चम्मच से अलग कर लेते हैं। इस क्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। इसके पश्चात घुलनशील ठोस को द्रव पदार्थों से कैसे अलग करा जाता है, इसके लिए वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें नमक के पानी को लेते हैं और उसको जब गर्म करते हैं हम, तो पानी पानी वाष्पीकृत हो जाता है और नीचे नीचे नमक रह जाता है। तो इस तरह से
हमारा नमक और पानी दोनों अलग हो जाता है। इसके पश्चात आती है आसवन क्रिया। इसमें हम एक केतली लेते हैं और केतली में पानी भर के उसे गर्म करते हैं। साथ ही साथ एक धातु की प्लेट लेते हैं और उस पर बर्फ़ रख देते हैं। जब हम केतली को गर्म करते हैं तो पानी भाप बन के टोटी में से उसकी निकलता है और उसी समय उस धातु की प्लेट को उस पर लगाते हैं, जिससे वो ठंडी होने के कारण जो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है पानी, वो जैसे ही उसके सतह पे आता है वो ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। इन पानी की बूंदों को एक बीकर में इकट्ठा कर लिया जाता है। जो पानी की बूंद बनी, वाष्पीकृत होकर के जो ठंडा होकर पानी की बूंद बनी, इसे संघनन कहते हैं। तो वाष्पन और संघनन दोनों क्रियाओं को मिलाकर आसवन की क्रिया कहलाती है। आसवन विधि द्वारा हम शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में फिटकरी को एक पानी का बीकर लेते हैं, उसमें फिटकरी को घोलते हैं और तब तक घोलते रहते हैं जब तक कि फिटकरी घुल ना जाए। जब घुल जाती है फिटकरी तो उसके बाद उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो विलयन की विलेयता बढ़ जाती है। ऐसा करने पर फिर हम इसमें फिटकरी और घोलते हैं। फिटकरी और मात्रा में घुल जाती है और फिर उसके बाद घुलना बंद हो जाती है। इस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इस विलयन को जब हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो हम देखते हैं कई घंटों बाद नीचे फिटकरी बीकर में बैठी हुई उसके क्रिस्टल दिखाई देते हैं और पानी ऊपर रहता है। दो अमिश्रणीय द्रवों को कैसे अलग किया जाता है बच्चों, कभी सोचा तुमने? अच्छा, मैं बताती हूँ। इसके लिए एक पृथककारी कीप लेते हैं और उसमें मिट्टी का तेल और पानी दोनों को डालकर हिला देते हैं। हिला करके दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम जानते हो क्या देखते हैं, उसमें दो तरह की परतें दिखाई देती हैं। एक नीचे पानी की परत, दूसरी ऊपर मिट्टी के तेल की परत। मिट्टी की तेल हल्का होता है इसलिए वो ऊपर और पानी भारी होने के कारण नीचे। अब हम पृथककारी कीप में स्टॉप कॉक जो लगा हुआ होता है उसे खोलते हैं और धीरे धीरे पानी को एक बीकर में निकाल लेते हैं। इस प्रकार पानी अलग हो जाता है और मिट्टी का तेल अलग हो जाता है। इसके पश्चात आता है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक तो बच्चों देखा होगा, खेलते भी होगे चुंबक से। क्या करते हो? पैसे चिपकाते हो लोहे वाले। हाँ, तो इससे हम क्या करते हैं कि बालू और लोहे की छीलन जब मिला लेते हैं एक प्लेट में, फिर हम उस चुंबक को उसके पास ले जाते हैं। तो चुंबक में चूँकि चुंबकीय शक्ति होती है वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जितनी भी छीलन है वो सब लोहे की होने के कारण चिपक जाती है चुंबक में और हमारी बालू अलग हो जाती है और चुंबक अलग हो जाता है। इसके पश्चात क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में बच्चों पता है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब रंग बिरंगी होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब उनके अपने रंग हों। जैसे स्याही है जो पेन में यूज़ करते हो, इस स्याही को हम दिखाई तो हमें नीली पड़ती है परंतु ये कई रंगों से मिलकर बनी होती है। और जो ये कई रंगों से मिलकर बनी होती है तो इसको जो हम देखते हैं तो ऐसे तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें तो कई रंग मिले हुए हैं और इस प्रयोग को हम क्रोमेटोग्राफी द्वारा देख सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है मेरी, अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी ताकि समझ में आए मुझे कि आपने क्या सीखा। तैयार हैं आप लोग? पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। इसके बाद दूसरा, लकड़ी के बुरादे से लोहे की छीलन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। तीसरा, दो अमिश्रणीय द्रवों को किस उपकरण की सहायता से पृथक किया जाता है। चौथा, गेहूं से भूसा पृथक करने में पृथक्करण की कौन सी विधि का
प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।